आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घुटनों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, चाहे किसी भी एज के मरीज़ हों, ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें घुटनों की तकलीफ़ है और हम इससे ज़्यादा परेशान हैं। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के ऊपर, जिसमें हम हर एज के लोगों में जिनमें जो घुटनों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और इसके साथ साथ मैं रीजनरेटिव प्रोसीजर्स भी करती हूँ, पीआरपी स्टेम सेल्स कंसल्टेंट हूँ। आज जो मैं बात करना चाहूँगी उसमें जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उसमें हर एज के लोग आजकल ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट्स के पास रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो किसी एज में हो। अगर अर्ली एज में घुटनों के दर्द के साथ मरीज़ आते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी आजकल घुटनों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं, तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि किस मरीज़ में क्या प्रॉब्लम आती है और उसका इलाज किस तरीके से होना चाहिए। देखें, अगर छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, 13-14 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनमें अगर घुटनों की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है तो उसमें हमें सबसे पहले उनकी एज को ही हम ले सकते हैं कि ग्रोइंग पेन्स एक चीज़ होती है जिसमें बच्चा अगर हाइट ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसकी वजह से घुटनों में तकलीफ़ आ सकती है। दूसरी चीज़, ग्रोइंग एज में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है बच्चों में और बच्चों का डाइट इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बोन पेन्स अक्सर बच्चों में रिपोर्ट होते हैं। तो उसको इवैल्यूएट करना कि क्या मसला है और उसको किस तरीके से मैनेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कंसल्टेंट से। अगर हम थोड़ी बड़ी एज की तरफ आ जाएं कि स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, जो आपने जिम वगैरह कर रहे होते हैं, उन लोगों में भी घुटनों की तकलीफ़ें बहुत कॉमन है। अब हम हर एक को ये नहीं कह सकते कि आपके घुटने ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके घुटने घिस गए हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ है, क्योंकि यंग एडल्ट्स में और यंग लोगों में जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनमें भी अगर घुटनों की तकलीफ़ है तो सबसे पहले इसको प्रॉपर इवैल्यूएट करना चाहिए। एक बड़ी रीज़न घुटनों के दर्द की ये होती है कि अगर आपको किसी भी वजह से कमर की तकलीफ़ है और आपके कमर के मसल्स या हिप के मसल्स टाइट हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो थाई के पीछे मसल्स होते हैं वो टाइट हैं, उसकी वजह से आपको नी पेन हो सकता है, यानी कि घुटनों की तकलीफ़ हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन रीज़न। तो सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना होता है कि आपको पेन कहाँ से आ रहा है। आपको घुटनों में तकलीफ़ है तो वो घुटने का ही दर्द है, या आपको वो दर्द कहीं और से भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वजह से कमर की इंजरी है या कमर की मसल्स स्टिफ़ हुए हुए हैं, कमर के मसल्स अकड़े हुए हैं, या आपको सियाटिका का प्रॉब्लम है, या आपको कोई फॉल हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द है, तो उसकी वजह से भी आपको घुटनों में तकलीफ़ आ सकती है। तो इसको सबसे पहले ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से आप एवेलुएट करवा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ और कितनी प्रॉब्लम है। उस लिहाज से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बता सकता है। जैसे कि अगर मैं फ़ीमेल्स में बात करूं, चाइल्ड बियरिंग एज में जिसमें ख़वातीन की डिलीवरीज़ होती हैं, डिलीवरीज़ के दौरान आप उनको स्पाइनल इंजेक्शंस लगते हैं जिसमें आधे हिस्से को बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद अक्सर ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि हमें कमर की तकलीफ़ रहती है और जो कि ठीक नहीं होती, और उसके साथ साथ वो घुटनों की तकलीफ़ को भी बता रहे होते हैं। उसमें भी मैं यही बताना चाहूँगी कि घुटनों की तकलीफ़ असल में कमर से आ रही होती है। अगर कमर के मसल्स टाइट हैं या कमर की मोहरों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बेहोशी में, या डिस्क की वजह से या स्पाइनल इंजेक्शंस की वजह से, तो उससे भी आपको घुटनों में तकलीफ़ आ सकती है। उसकी एक्सप्लेनेशन अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले मरीज़ की कमर ही चेक कर रही होती हूँ और उसके बाद मैं घुटनों को चेक करती हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम आए तो घुटनों की तकलीफ़ से हैं और आप हमारी कमर चेक कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि कमर में तकलीफ़ है। देखें, डॉक्टर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है कि हम थरोली मरीज़ को चेक कर रहे होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि मरीज़ की तकलीफ़ कहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन मरीज़ जो होता है वो अपनी घुटनों को लेके ही हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कमर को देखा जाता है कि कमर में कितना मसला है। अब कमर की जो नसें होती हैं, स्पेशली L3 L4 की नर्व जो होती है, जो कमर से स्टार्ट होती है, पूरी लेग में जाती है और घुटने को सप्लाई करती है। अगर आपके कमर के मसल्स टाइट हैं और आपकी वो नस पे दबाव है, खिंचाव है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से आपको घुटनों में पेन महसूस हो सकता है।
इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, जिसमें तकलीफ़ कमर में है और ज़ाहिर घुटनों में होती है और आपको लगता है कि आपके घुटनों को प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी इवैल्यूएशन है जो आपको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ही सही गाइड कर सकता है कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ। और ख़वातीन जो अर्ली मिडिल एज की ख़वातीन हैं, जैसे 20s 30s की ख़वातीन हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हैं कि हमारे घुटने ख़राब हो चुके हैं, अब तो हमें जॉइंट का आर्थराइटिस हो गया। तो ऐसी चीज़ नहीं होती, हर एक को जॉइंट का आर्थराइटिस नहीं होता। जॉइंट का आर्थराइटिस कॉमन किस एज में होता है, कब होता है? 40 के बाद। 40 की एज में 40 प्लस लोगों में, या अगर उससे पहले अगर आपको आर्थराइटिस हो रहा है तो वो अगर आपकी किसी रीज़न से हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई घुटनों में इंजरी हुई है, कभी कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, या आपकी वेट ज़्यादा है आपका, तो ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जिसमें आपको अर्ली एज में आर्थराइटिस हो और जोड़ घिसना शुरू हो जाए। ये एक रीज़न हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें अर्ली एज में घुटनों का आर्थराइटिस कॉमन नहीं होता, वो घुटनों की तकलीफ़ उनको कमर की वजह से होती है। अब आते हैं उस एज के लोगों पर जिसमें 40 प्लस के लोग मैं आपको बताना चाहूँगी जो घुटनों की तकलीफ़ से हमारे पास आते हैं। उसमें डेफ़िनेटली हमें हर चीज़ को इवैल्यूएट करना होता है, उनके एक्सरेस करवाने होते हैं, आप उनकी हमने कमर और घुटने दोनों को चेक करना होता है। ज़्यादातर लोगों में 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं, या वो अपने जॉइंट्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि उनकी कोई इंजरी हुई है बट उन्होंने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली, उनको कोई मेनिस्कल इंजरी थी या कोई लिगामेंट इंजरी थी, लेकिन उन्होंने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो अल्टीमेटली आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गई। ये एक रीज़न हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि आपकी एज के साथ साथ आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आपके जॉइंट्स पे बॉडी का लोड आ रहा होता है और उसकी वजह से अंदर की साइड के जो जॉइंट्स होते हैं घुटने के, वो घिसना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेनिस्कस घिसना शुरू हो जाता है। और सबसे मेनिस्कस देखें हमारी जॉइंट्स के अंदर एक कुशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जब हम चलते हैं तो वो एक कुशन की तरह एक्ट करता है और हमारे जॉइंट्स को डैमेज होने से बचाता है। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस मेनिस्कस में क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसके बाद वो डिग्रेडेशन हो जाती है, यानी कि वो डैमेज होकर ख़त्म हो जाता है और उस वजह से आसपास के लिगामेंट्स में सोजिश होती है, मसल्स में सोजिश होती है और आपको नी पेन रहता है। ये एक रीज़न है जो एज के साथ साथ होती है। और जिस तरह के हम कहते हैं कि उम्र के साथ साथ तमाम जोड़ घिसना शुरू होते हैं, घुटने के जोड़ भी घिसना शुरू होते हैं। अब ये चीज़ को इवैल्यूएट 2 तरीके से किया जा सकता है। आपके क्लिनिकल चेकअप होना चाहिए डॉक्टर के साथ, आपकी कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं जिसमें हम कैल्शियम, विटामिन डी, यूरिक एसिड और दूसरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, या फिर हम उसमें एक्सरेज या एमआरआई की अगर नीड पड़ती है तो इन चीज़ों से हम प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं नी पेन के लिए और उसको फिर एवेलुएट किया जाता है। अगर हम इलाज के ऊपर बात करना चाहें कि नी पेन का इलाज क्या है, जिस तरह मैंने आपको डायग्नोसिस बताई उसी लिहाज से जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। अगर हम सिर्फ डैमेज कार्टिलेज और मेनिस्कल डैमेज के बाद जो नी पेन होता है उस पर हम बात करना चाहें तो फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरी की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपकी कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, कुछ हल्की फुल्की पेन मेडिकेशंस दिए जा सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज रखें, एक्सरसाइज करें, राइट। अगर आप 3 वीक्स 4 वीक्स इवन 6 वीक्स आप ये चीज़ें कर लेते हैं और इवन आपका पेन सेटल नहीं हो रहा, देन यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन कि उसमें आप एवेलुएट करवाएं कि आपको डैमेज ज़्यादा है तो उसके लिए मुख्तलिफ और ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि घुटनों के दर्द का इलाज क्या है। देखें, आपको मैंने बहुत सारी वजूहात बताई हैं और किन लोगों में घुटनों का दर्द हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिहाज से देखें, अगर प्राइमरी कॉज आपको पता है कि क्या घुटने की दर्द की रीज़न है, जैसे अगर किसी की विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। अगर ग्रोइंग पेन्स है, ग्रोइंग पेन्स में बच्चों में सिर्फ आपको सप्लीमेंट्स और हल्की फुल्की पेन मेडिकेशंस और कैल्शियम सप्लीमेंट आपको देने होते हैं और उनकी रिहैबिलिटेशन यानी कि फ़िज़ियोथेरेपी करनी होती है। बाकी ये है कि अगर फ़ीमेल्स हैं या मिडिल एज के लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स की वजह से कमर में प्रॉब्लम है या किसी की कमर इंजेक्शन के बाद कमर और घुटनों में तकलीफ़ आ रही है तो उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है तो आपका पेन सेटल हो जाता है। अब रह जाते हैं वो लोग जिनको आर्थराइटिस हो रहा है घुटने का
उनके जोड़ घिस रहे हैं, उसमें फिर हम हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें हमें ये देखना होता है कि मरीज़ हमारे पास जब पहुंचता है तो वो उसका आर्थराइटिस किस स्टेज का है, यानी कि उसका हल्का फुल्का कार्टिलेज घुटनों का डैमेज हुआ है या उसका हड्डी से टकराना शुरू हो गई है और उसमें बोन स्पर्स बनने यानी बोन स्पर्स बनना, एक्स्ट्रा बोन्स बनना शुरू हो गई हैं। तो उस लिहाज से हर पेशेंट की इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान की जाती है और मरीज़ को गाइड किया जाता है। जैसे कि अगर अर्ली आर्थराइटिस में हमारे पास मरीज़ आता है जिसमें कार्टिलेज अभी सही है लेकिन ज़्यादा रनिंग में, ज़्यादा उठने बैठने में उसको तकलीफ़ होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट दिए जाते हैं और उसमें रिहैबिलिटेशन यानी कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाई जाती है, पेशेंट को पोस्चर केयर समझाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर आप प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करें, अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज़ रखें, आप अपनी डाइट इंटेक अच्छी रखें जिसमें आप वाटर इंटेक, डेयरी प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें जो आपके जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ें अगर आप अपनी इम्प्रूव करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं जैसे कोलेजन सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। कार्टिलेज को वेयर एंड टेयर जो होता है उसको, डैमेज को रिपेयर करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स अच्छे हैं जो बिल्कुल दिए जा सकते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट ऐसी स्टेज पर आता है जिसमें कार्टिलेज थोड़ा ग्रेड 2 का आर्थराइटिस तक पहुंच चुका है, यानी कि उसमें कार्टिलेज डैमेज ज़्यादा है और उसका पेन सेटल नहीं हो रहा इन चीज़ों से, तो ये इस तरह के पेशेंट्स में हम फिर इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि मरीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिसमें रीजनरेटिव प्रोसीजर्स में मैं बात करूँ तो PRP ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड से प्लेटलेट सेल सेपरेट करके वो हम जॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स और कार्टिलेज होते हैं उसमें भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इसमें आप पेशेंट का पेन भी रिलीव कर सकते हैं, उसका कार्टिलेज भी बेहतर हो सकता है। दूसरी अगर आप बात करें तो उसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी आता है जिसमें हम थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके मरीज़ के ही फैट से या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल्स ड्राइव करके फिर हम वो इंजेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो जिनके अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है और किन पेशेंट में ये ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन का स्टेप होता है कि सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाए मरीज़ को कि मरीज़ किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमने इंजेक्शन लगवाया था, वो कुछ दिन तो पेन रिलीव रहा, उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो इस तरह के इंजेक्शंस को हम स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं जो इन्फ्लेमेशन को सेटल कर देते हैं और वक्ती तौर पर आपको पेन रिलीफ हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं क्योंकि वो स्टेरॉइड जो है आपकी जो बचा कुचा कार्टिलेज होता है जॉइंट के अंदर, जो लिगामेंट्स होते हैं, उसको मज़ीद डैमेज करता है और आपका आर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेज में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट्स को हम इस वक्त ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट करवाई जाए, बजाय इसके कि आप स्टेरॉइड ट्रीटमेंट करवाएं। रीजनरेटिव प्रोसीजर्स जैसे PRP ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट से इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये आप करवा सकते हैं। कुछ मार्केट में बने बनाए इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि लुब्रिकेशन जो जॉइंट की होती है वो प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ कंपनीज़ हैं जो ये चीज़ें बना रही हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि आपका 1 ईयर तक पेन रिलीफ रहता है। कुछ कंडीशंस में वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं, तो वो हम पेशेंट को से डिस्कस कर सकते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और पेशेंट किस चीज़ पर एग्री करता है, तो उस पर हम वो ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। पेशेंट का आर्थराइटिस एडवांस हो जाता है, यानी कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 का आर्थराइटिस है जिसमें ये चीज़ें नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स या नॉन सर्जिकल चीज़ें इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती, फिर उसमें सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं। डेफिनेटली सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाया जा सकता है अगर पेशेंट अदरवाइज़ हेल्दी है, फिट है, सर्जरी करवा सकता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं। कुछ सर्जरीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया जाता, रीअलाइन कर दिया जाता है, यानी कि जिस जगह से कार्टिलेज डैमेज हो रहा है उस का वेट दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है।
जिसमें हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी एक चीज़ होती है जिसमें आपकी मीडियल साइड की जॉइंट स्पेस को बेहतर करने के लिए साइड लेटरल साइड पे जो आपके कार्टिलेज होता है उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट्स भी इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। अगेन यही बात है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आपको क्या ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो सकता है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आया आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं या आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो उस लिहाज से डेफ़िनेटली डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा। तो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, अगर आप इस चीज़ को मज़ीद जानना चाहें तो आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे साथ मीटिंग हो सकती है और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से बता सकती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।